तो कैसे हैं आप सब लोग? एक और सेशन करते हैं आपके साथ में सेल साइकिल और सेल डिवीजन के ऊपर। सो यूनिट 3 क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो सीधी वजह यह है कि इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम में। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह यह है कि जब तक आपको यह ढंग से समझ नहीं आएगा तब तक आगे के बहुत सारे टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, फॉर एग्जाम्पल लिंकेज, फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जब तक आपको बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन समझ नहीं आएगा तब तक ये जेनेटिक्स का ये पार्ट बहुत आसानी से समझ नहीं आएगा। इसी तरह से और आगे देखें तो कैंसर की अगर हम बात करें तब बायोटेक्नोलॉजी में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ये एक बहुत बेसिक कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इस चैप्टर में हैं। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ नीट के हिसाब से डायरेक्टली आपको ऐसा लगे कि ये उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, पर याद रखना मेरी इस बात को कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी होगी तब आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग होगी। ये चैप्टर कई जगह इस्तेमाल होता है। यहां पर आज डिस्कशन में मैं फिर वही एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहा हूं जो मैंने एक बार पहले भी किया था। मैंने आपसे ये कहा कि आज मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा नहीं। तो आपने देखा होगा अक्सर मैं क्या करता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं, लेकिन जनरली जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उसको मैं काफ़ी डिटेल में आपको इस सीरीज में पढ़ा रहा हूं। लेकिन आज हम ये करेंगे कि आई विल जस्ट गिव यू ऑल द क्वेश्चंस। जो भी मेरे दिमाग में रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं आपकी एनसीईआरटी पकड़ के पेज पलटता जाऊंगा एंड आई विल थ्रो क्वेश्चंस एट यू। और केवल आप अब केवल ये कीजिए कि वीडियो को बार बार पॉज करके आंसर सोचिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी वो ट्रेनिंग हो रही है जो कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके आपको चाहिए। एकदम तेजी से आपका दिमाग काम करना चाहिए। कितनी जल्दी आपके दिमाग में कोई चीज रिकॉल होती है, ये बहुत बड़ी एसेंस है। बायोलॉजी आपकी स्ट्रांग ना केवल इसलिए होगी कि आप 320 से प्लस नंबर लेकर के आ रहे हैं, बल्कि इसलिए भी होगी कि ये काम आप ओएमआर फिलिंग के साथ में केवल 45 मिनट में कर रहे हैं, ताकि 2 घंटे से ज्यादा टाइम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मिले। इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि आपका जो ये स्पीड बने, और स्पीड बने बिना किसी अनफोर्स्ड एरर के। ऐसा है, देखिए हमें 2 चीजें अचीव करनी है। हमें ना केवल स्पीड अचीव करनी है, हमें एरर रेट को अपना बहुत कम करना है, अनफोर्स्ड एरर को कम करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में गलती नहीं करनी जहां पर एक्सेप्ट लिखा होता है, नॉट लिखा होता है। घर पर जाकर के फिर ध्यान आता है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली था क्या। और अक्सर आपने इस चीज को देखा होगा, अभी तक आप बहुत टेस्ट दे चुके हैं, आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन वो गलत हो जाते हैं जो आपके हिसाब से आपको सबसे अच्छे आते थे और किसी भी कीमत पर आपके गलत नहीं हो सकते। एंड यू आर सरप्राइज्ड एक्चुअली व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन पेपर बैक एट योर होम कि ये भी क्वेश्चन मेरे से क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। और आप में से ज्यादातर बच्चे मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये कोई वजह नहीं होती ना सिलेक्शन की कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते थे। वजह यह होती है कि जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आपने गलती कितनी करी है। तो अगर ज्यादा गलती करी है तो आप बाहर हो गए, कम गलती करी है तो आप सेलेक्ट हो गए। ये बेसिकली अच्छे बच्चे के लिए आप ये समझिए कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है सिलेक्शन का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। लेट अस ट्राई टू डू 100 क्वेश्चंस। मैं हो सकता है कोशिश करता हूं कि 100 क्वेश्चंस आपकी तरफ थ्रो करने की कोशिश करूं। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल सेल साइकिल में, तो पहली तो चीज ये हो गई कि हाउ विल यू डिफाइन अ सेल साइकिल, व्हाट आर द वेरियस इवेंट्स ऑफ द सेल साइकिल, व्हाट एग्जैक्टली इज एन एम फेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम फेज एंड माइटोसिस, इज देयर अ डिफरेंस। सो यहां पर जो आपकी सेल साइकिल का डायग्राम बना हुआ है, अब आप ये देखिए कि ये एम फेज क्या है और माइटोसिस क्या है। क्या ये दोनों एक ही चीज है? क्योंकि दोनों देखिए माइटोटिक फेज और माइटोसिस में क्या अंतर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहली 2 क्वेश्चन तो मैंने यहीं पर कर दिए। विच ऑफ द phases of the cell cycle is actually called as a post mitotic gap phase and therefore which is actually called as the pre mitotic gap phase। ये भी आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर टाइम सेल कौन से फेज में रहता है? तो सेल साइकिल को अगर मैं ब्रॉडली 2 फेजेस में डिवाइड करूं, एक जब वो डिवाइड कर रहा है और एक जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है। जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है उसे क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। सो ज्यादा टाइम कहां पर है?
ज्यादा टाइम कहां पर है? अनदर क्वेश्चन वुड बी अ सेल इज डिवाइडिंग रैपिडली, अनदर सेल of the organism in the same body and another cell actually is not dividing that rapidly. What will be the difference? Which stage duration will be different in the two? सो मेरा क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग सेल टाइप की बात करते हैं। से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल एपिडर्मल सेल्स की, जो एपिथेलियल सेल्स हैं आपकी बॉडी में, और से फॉर एग्जांपल डब्ल्यूबीसी की। एक जल्दी डिवाइड कर रहा है, एक जल्दी डिवाइड नहीं कर रहा। तो मुझे बताइए कि सेल साइकिल में कौन सी स्टेज की ड्यूरेशन सबसे ज्यादा वेरिएबल होगी इन दोनों के बीच में? पहली चीज तो ये समझिए। दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि सेल एक्चुअली डिवाइड करता क्यों है? Why a cell actually divides? What is the connection between the cell division and the restoration of the nuclear cytoplasmic ratio? What is the connection between cell division and the restoration of the surface area volume ratio? ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो के साथ में कोरिलेट कीजिए। एंड देन another question I will put to you is that there are some cells that actually divide rarely और some cells actually divide not at all. So कई बारी आपसे पूछते हैं कि वो कौन सा सेल है आपकी बॉडी में जो कभी डिवाइड नहीं करता? आप जानते हैं उसका आंसर न्यूरॉन है। So मुझे बताइए कि if these cells are not dividing they will be growing, and if they are growing then their nuclear cytoplasmic ratio and surface area volume ratio will be disturbed. How they are adapted to meet these requirements, that in spite of growth they do not disturb their nuclear cytoplasmic ratio and surface area volume ratio and therefore do not need to divide. ये बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को करिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताइए कि सेल साइकिल में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव कब होता है? कोई भी एक सेल किस स्टेज में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है? और मुझे ये बताइए व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन? ऐसा क्यों है कि जाइगोट से माइटोसिस डिवीजन हुई है? माइटोसिस आइडेंटिकल इक्वेशनल डिवीजन है। सारे के सारे सेल्स में कुछ गैमेट्स को छोड़ दीजिए, आपकी बॉडी का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है आइडेंटिकल है। फिर कुछ सेल कुछ काम और कुछ सेल कुछ और काम कैसे कर लेते हैं? इसे आप जिसे डिफरेंशिएशन या स्पेशलाइजेशन कहते हैं, इसकी मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दीज सेल्स हु आर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन? ये क्वेश्चन मुझे करना है। मुझे एक बात ये बताइए कि अगर एक सेल ये डिसाइड करता है कि उसे फिलहाल डिवाइड नहीं करना या कभी डिवाइड नहीं करना, तो वो क्या करे? क्या वो सेल साइकिल में रहता है या वो सेल साइकिल से बाहर निकल के सेल साइकिल के इवेंट्स को सस्पेंड करता है? और अगर सस्पेंड करता है तो वो कौन सी स्टेज है जिसमें वो लैंड अप करता है? और क्या इस स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है और अपने फंक्शंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या इस स्टेज को हमें वाकई में क्वीसेंट स्टेज कहना चाहिए या ये एक मिसनॉमर है? इस तरह के क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है। इस तरह के सेल्स जो सेनेसेंट हो गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और अब हम उन्हें डिवाइड नहीं करने दे रहे हैं, तो क्या वो भी सेल साइकिल से बाहर निकलते हैं? वो कौन से सेल हैं जो सेल साइकिल से अपने आप को टेम्परेरीली विड्रॉ करते हैं? वो कौन से हैं जो परमानेंटली विड्रॉ करते हैं? अगर किसी सेल में डीएनए बहुत ज्यादा डैमेज है या कोई और प्रॉब्लम है और उसे डिवाइड नहीं करने देना, तो उसके अंदर एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ शुरू हो जाता है। उसका नाम बताइए, क्या चीज है वो? व्हाट एग्जैक्टली इज द टर्म फॉर प्रोग्राम्ड सेल डेथ? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और एक मेरी बात बताइए कि अगर सेल ने अपने आप को टेम्परेरीली या परमानेंटली विड्रॉ किया है, सेल साइकिल से एग्जिट किया है वो सेल साइकिल से, और सेल साइकिल के इवेंट्स को उसने सस्पेंड किया है, और अगर उसको जरूरत पड़ गई दोबारा डिवाइड करने की, इफ इट इज कॉल्ड अपॉन टू डिवाइड अगेन, तो वो कौन सी स्टेज में सेल साइकिल में दोबारा घुसेगा और क्यों? क्या वो डायरेक्टली एस फेज में जाएगा या उसे G1 फेज में दोबारा आना पड़ेगा? अगर जो भी आपका आंसर है उसका मुझे क्यों चाहिए, वाई इज इट सो? फिर मुझे एक बात बताइए कि एस फेज में आप जानते हैं कि इसे सिंथेसिस फेज कहते हैं, या डीएनए यहां पर क्या होता है, रेप्लिकेट। तो अगर एक सेल रेप्लिकेट कर रहा है डीएनए को, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इट इज कमिटेड टू डिवाइड? या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर सेल ये डिसाइड करता
है कि उसे डिवाइड करना है तो इट विल रेप्लिकेट इट्स डीएनए। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि सेल डिवीजन से पहले डीएनए रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है? सो चाहे फिर प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, डीएनए रेप्लिकेशन के बिना सेल डिवाइड नहीं करेगा। क्या मैं ये बात कह सकता हूं? क्या मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैच्योर ह्यूमन आरबीसी क्यों डिवाइड करके नए आरबीसी नहीं बना सकता? क्यों नए आरबीसी आपको डी नोवो किससे बनाने पड़ते हैं? बोन मैरो स्टेम सेल से बनाने पड़ते हैं। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर आएगा। दूसरी चीज ये समझिए कि अगर 2C2N एक किसी सेल का कंटेंट है तो एस फेज के एंड पर उसका कंटेंट कितना होगा? सो 2C वुड बी अ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। क्या आप जानते हैं कि हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है, हैप्लॉयड सेट जो है आपका, उसको आप जीनोम कहते हैं। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द हैप्लॉयड सेट इज कॉल्ड एज, और वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीनोम। और आप ये बात समझ लीजिए कि डिपेंडिंग ऑन द सेक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग द नंबर मे बी 23 और 24 क्रोमोसोम। दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू द लिंकेज ग्रुप्स। क्या ये लिंकेज ग्रुप का मतलब आपको पता है? देखिए यहां से कितनी जेनेटिक्स को रिलेट हो रही है। डू यू नो what exactly is a chromosome? Let me come to a very basic question. What is chromosome? What is the difference between chromatin, chromatid and a chromosome? What are sister chromatids? What are non-sister chromatids? What are homologous chromosome? What is a homozygous gene or homozygous locus of a gene? So ये शब्द आपको आते हैं कि नहीं आते हैं? What are the ends of the chromosome called? सो एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? और ये जो एंड्स है ये फ्रेजाइल है। डू यू नो समथिंग अबाउट हेफ्लिक लिमिट? व्हाट एग्जैक्टली इज एन हेफ्लिक लिमिट? क्या इंपॉर्टेंस है सेल डिवीजन में? जब ये हेफ्लिक लिमिट आ जाती है तो सेल उसके बाद डिवाइड नहीं करता है, इट अंडरगोज एपोप्टोसिस। और अगर यहां कुछ गड़बड़ हो जाए, कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू कोरिलेट दैट दिस मे बी वन ऑफ द पैथोजेनेसिस ऑफ द कैंसर? एंड डू यू नो दैट टीलोमियर की जो लेंथ है वो सक्सेसिव सेल डिवीजन में छोटी होती चली जाती है। आर यू अवेयर ऑफ एन एंजाइम विच इज एक्चुअली अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन विच इज कॉल्ड एज टीलोमरेस? डू यू नो दैट टीलोमरेस इन नॉर्मल सेल्स विल हैव अ वेरी लो एक्टिविटी और एक्सप्रेसिविटी, बट इट वर्क्स वेरी हाई एट हाई लेवल, say for example in cancerous cell. And can you think of any other in the cell of your body which is not cancerous but will be having a significant amount of telomerase activity present in it? So देखिए मैंने कितने सारे क्वेश्चंस आपको क्रोमोसोम के बारे में बता दिए। सो ये क्रोमोसोम के बारे में आपको बात बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी क्रोमोसोम को हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। व्हाट इज एमटीओसी? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। द पेयर ऑफ द सेंट्रियोल, उसको क्या कहते हैं? उसके आसपास जो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है, क्या उसको भी कुछ कहते हैं? एस्टर क्या होता है, कब दिखाई देता है? स्पिंडल किस प्रोटीन का बना होता है, और स्पिंडल जो है वो कब दिखाई देते हैं? और अगर किसी सेल में, एनिमल सेल में, मैं अगर सेंट्रियोल को से फॉर एग्जांपल लेजर से एब्लेट कर दूं तो क्या सेल डिवीजन प्रोसीड करेगा? इज सेंट्रियोल मस्ट? प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होता। हाउ डू दे फॉर्म स्पिंडल? ये भी आपको बात समझनी होनी चाहिए। माइटोसिस किस चीज से इवॉल्व हुआ है? व्हाट एग्जैक्टली इज बाइनरी फिशन? व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्लोज्ड माइटोसिस? व्हाट एग्जैक्टली इज एन ओपन माइटोसिस? एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एमटीओसी, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ये आपको बात पता होनी चाहिए। फिर हमने ये कहा कि 2C2N, मैंने यहां से क्वेश्चन शुरू किया था, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, तो मुझे बताइए कि एस फेज के बाद में ये कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? एंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द G2 फेज एज वेल? सो G2 फेज में मुझे बताइए ये कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। आर यू अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ चेक पॉइंट दैट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ G1 एंड S फेज? G1 और S फेज के बीच में एक चेक पॉइंट आता है। डू यू नो द एंजाइम्स एंड द प्रोटीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनिंग दीज पर्टिकुलर चेक पॉइंट्स? क्या आप जानते हैं कि इस चेक पॉइंट को
रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या आप ये भी जानते हैं कि यहां पर क्या चेक किया जाता है, और जब वो चीजें सही मिलती हैं तभी सेल को एस फेज में एंटर करके अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने की इजाजत मिलती है, नहीं तो सेल के अंदर प्रोग्राम्ड सेल डेथ या एपोप्टोसिस शुरू कर दिया जाता है। आर ऑल दीज क्वेश्चंस एब्सोल्युटली क्लियर? मुझे लग रहा है कि मैंने अभी 30-40 क्वेश्चन तो आपको अभी करा दिए हैं, और अभी तो मैं अभी सेल साइकिल को ही क्या कर रहा हूं, जस्ट डिस्क्राइब कर रहा हूं। यू कैन इमेजिन जब तक ये चैप्टर खत्म होगा, हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन आई आस्क? आर यू कीपिंग पेस विद मी? क्या आप मेरे साथ इस काम को कर पा रहे हैं? क्या आपका दिमाग अब शटल कर रहा है एक आंसर से दूसरे आंसर की तरफ? आर यू फीलिंग एनर्जाइज्ड अबाउट इट? आपको ऐसी फील आ रही है कि हाँ, अब कुछ हम चैलेंजिंग टास्क कर रहे हैं, देयर इज अ चैलेंज थ्रोन एट अस एंड वी आर रिस्पॉन्डिंग विद ऑल आवर माइट, एंड दैट इज व्हाई दिस वुड बी फन। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन कैन बी फन। तो देखिए आगे बड़े ध्यान से आगे क्वेश्चन करते हैं। सो mRNA और प्रोटीन का सिंथेसिस G2 फेज में। मुझे ये बताइए सेंट्रियोल कब रेप्लिकेट करता है अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं? विच इज द स्टेज ड्यूरिंग विच द सेंट्रियोल रेप्लिकेट्स? व्हाट अबाउट द हिस्टोन प्रोटीन्स? हिस्टोन प्रोटीन्स किस तरह के प्रोटीन्स हैं? उनमें कौन से अमीनो एसिड्स काफी ज्यादा होते हैं? क्या काम है हिस्टोन प्रोटीन्स का? ये भी आपको साथ के साथ याद करने की जरूरत है। और फिर क्या आप जानते हैं कि G2M चेक पॉइंट होता है, वहां पर फिर एक बार कुछ चीज चेक की जाती है, एंड ओनली देन द सेल इज अलाउड टू एंटर इनटू द M फेज, तभी सेल को M फेज में भेजा जाता है। सो इंटरफेस के ऊपर मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चंस कराए। सो आपको यह समझ में आ गया कि ये इंटरफेस जिसमें मैंने आपसे कहा G1, उसके बाद में S फेज और G2 जो फेज है, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर बेसिस जो यहां पर चल रही हैं, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जिनके ऊपर हमारे को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खैर अल्टीमेटली हम ये मानते हैं कि एक सेल ने ये डिसाइड किया कि उसने अपने आप को रेप्लिकेट करना है, उसने अपने आप को डिवाइड करना है, उसने अपना डीएनए रेप्लिकेट किया, वो G2 फेज में गया, और G2 फेज से M फेज में घुसने से पहले उसने वो तैयारी करी जो कि उसको सेल डिवीजन के दौरान चाहिए। अब उसके बाद में ये पहले एक डिवीजन में गया। डू यू नो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल डिवीजन माइटोसिस। क्या क्या सिग्निफिकेंस दी हुई है माइटोसिस की आपकी एनसीईआरटी में? क्या आप जानते हैं द रोल, जो मैंने पहले भी कहा था, रिस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो? डू यू नो दैट इट रिप्लेसेस द लॉस्ट सेल्स? Do you know the role in growth? Do you know the role in repair and healing? ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंस हैं माइटोसिस की, एक जगह पैराग्राफ में दिया हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्या आप जानते हैं what exactly is karyokinesis and what exactly is cytokinesis? So do you know that there would be karyokinesis first then cytokinesis? इस तरह से सेल डिवाइड करता है। अगर उसमें न्यूक्लियस है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। और karyokinesis को हम कुछ स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूं, बहुत जल्दी से माइटोसिस की बात हम करते हैं। और देखिए माइटोसिस में डू यू नो दैट इन द G1 phase I will have a cell which is 2C2N, and at the end I require two daughter cells, both 2C2N. So इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। द डॉटर सेल्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल नॉट ओनली टू ईच अदर बट टू द मदर सेल एज वेल। सो वी हैव इन द बिगिनिंग अ सेल which is 2C2N. At the end of the mitosis I require two daughter cells which are 2C2N, and therefore can you understand the importance of DNA replication during the S phase? Do you know that till the time that sister chromatids are attached at the same centromere, it is a part of a single chromosome, and if the centromere splits, it always splits किस तरह से कटता है सेंट्रोमियर? चलिए मैं आपको आंसर ही बता रहा था। मान लीजिए दो ये क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं। सो इज इट कट ट्रांसवर्सली और इज इट कट लॉन्गिट्यूडनली? सो क्या ये इस तरह से सेपरेट होते हैं या इस तरह से सेपरेट होते हैं? एंड डू यू नो दैट व्हेन द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड, से फॉर एग्जांपल दे कैन बी कंसीडर्ड एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम। सो इसका मतलब आप क्रोमोसोम कह रहे हैं, क्रोमेटिड कह रहे हैं, आपको उसका कंटेक्स्ट देना पड़ेगा कि सेल अपनी साइकिल में कहां पर है। मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप जानते हैं वो जो चार फेजेस हैं आपकी, क्या कहते हैं माइटोसिस में? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मैं बहुत ज्यादा टाइम माइटोसिस में नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। व्हाई क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन ओनली?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैजुअली आंसर मत देना। क्रोमोसोम केवल सेल डिवीजन के दौरान ही डिस्टिंक्टली क्यों दिखाई देते हैं? प्रोफेस में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, एक न्यूक्लियस में और एक साइटोप्लाज्म में? व्हाट इज हैपनिंग टू द एमटीओसी? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग टू द ऑलरेडी रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल? आर दे मूविंग टू द अपोजिट पोल्स? व्हाट इज हैपनिंग टू द लेंथ ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स? डू यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स? देयर वुड बी सम काइनेटोकोर स्पिंडल एंड देयर विल बी सम पोलर और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल। ये आप जानते हैं प्रोफेस में ये जो रेप्लिकेटेड सेंट्रोसोम है, इसके साथ क्या हो रहा है? एक और शब्द आ गया, सेंट्रोसोम। व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेंट्रोसोम? इसको आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि सेंट्रोसोम एक्चुअली कहते किसे हैं, और ये रेप्लिकेटेड सेंट्रोसोम क्या अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? साइटोप्लाज्म में ये चेंज आ रहा है। एंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द न्यूक्लियस? इज देयर कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन? द क्रोमोसोम्स स्टार्ट appearing clearly. Why is it so that there is condensation of the chromatin and the chromosomes are distinctly visible? What happens in the late prophase? लेट प्रोफेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं? क्या चेंजेस आते हैं साइटोप्लाज्म में? क्या चेंजेस आते हैं ऑर्गेनेलीज में? जैसे आपकी एनसीईआरटी कहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, कभी दिमाग लगाइएगा। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो जाता है या दिखना बंद हो जाता है? खत्म ही हो जाता है या दिखना बंद हो जाता है? तो आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है? देखिए, मैंने एक बड़ा अच्छा डाउट आपके दिमाग में डाल दिया है, तो आप अब थोड़ा सा सर्च कीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता नहीं है या खत्म ही हो जाता है और हमें नया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना पड़ता है। ये एक्चुअली है क्या? वाई कहां गई ये ऑर्गेनेलीज? ये ऑर्गेनेलीज कहां गए? आप बड़ी एक तरह से रट लेते हैं कि सेल्स व्हेन व्यूड अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप एट द एंड ऑफ द अंडर माइक्रोस्कोप एट द एंड ऑफ द माइटोस एंड एट द एंड ऑफ द प्रोफेस डू नॉट शो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपरेटस। इसका एक्चुअली मतलब क्या है? सबसे ज्यादा कंडेंसेशन किस स्टेज में होता है? वो कौन सी स्टेज है जिसमें किसी भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को आप सबसे आसानी से पढ़ सकते हैं? माइटोसिस के दौरान। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर आपने ये देखा कि जो इसके बाद आप जाते हैं कि बेसिकली माइटोसिस में, ये चीज मैं एक बार आपको बता देता हूं बड़े ध्यान से। माइटोसिस में एक चीज याद रखिएगा कि जब मेटाफेस प्लेट बनती है और इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स मेटाफेस प्लेट पे आते हैं और उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी काइनेटोकोर पे एक दूसरे के साथ अटैच हैं और ये सेंट्रोसोम जो अपोजिट पोल पे चला गया है, तो आप ये देखेंगे कि हर एक क्रोमोसोम अपोजिट पोल के स्पिंडल काइनेटोकोर स्पिंडल से अटैच होता है। ईच क्रोमोसोम इधर से भी अटैच हो रहा है और इधर से भी अटैच हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल ड्यूरिंग माइटोसिस बिकॉज व्हाट हैपेंस इन एनाफेज देन व्हेन देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल देयर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर एंड द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स। दे विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल एंड देन दे विल बी कॉल्ड एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। माइटोसिस की मेटाफेस प्लेट को याद रखिए और मियोसिस 1 की जो मेटाफेस प्लेट है उसके साथ कंपेयर कीजिए। आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि रिडक्शन कैसे होता है मियोसिस में। दोनों डायग्राम्स को मेरे कहने पे सामने रखिए और आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये रिडक्शन की वजह एक्चुअली है क्या। व्हाई रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टेक्स प्लेस? बिकॉज नाउ वी एब्सोल्युटली नो दैट टिल द टाइम द सिस्टर chromatids are attached to each other, they are considered as the part of the same chromosome. So I hope this is absolutely clear. And do you know that during anaphase there is not only shortening of the kinetochore spindle, there is a lengthening of the non-kinetochore spindle as well. There is a lengthening of the non-kinetochore spindle as well. What purpose does it serve? मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस है एक्चुअली शुरू कब होता है एंड व्हाट इज द रोल दैट इज प्लेड बाय द नॉन काइनेटोकोर और पोलर स्पिंडल बिकॉज ऑफ देयर लेंथनिंग? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन यू नो अबाउट टीलोफेज. टीलोफेज विल बी, डू यू नो दैट इट इज एसेंशियली अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज and then there would be karyokinesis and a cell will have 2 nuclei.
याद रखिएगा बेटे, एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि अभी सेल में, एक ही सेल में दो न्यूक्लियाई हैं, अभी दो सेल नहीं हुए हैं, कैरियोकाइनेसिस हुआ है। इसीलिए जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि G1 फेज में इतना पिकोग्राम डीएनए और इतने क्रोमोसोम थे, तो मुझे बताइए कि एनाफेज के एंड पर कितने होंगे। तो आपको यह याद रखना है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है, क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, अब उन्हें इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कहते हैं, लेकिन यह सारा जेनेटिक मटेरियल अभी एक ही सेल के अंदर है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है? अगर आपको ये बात पता है तो आप कभी भी एग्जाम में इस तरह की गलती नहीं करेंगे कि अगर यहां पर डीएनए इतना था तो यहां पर डीएनए कितना होगा। कैरियोकाइनेसिस के बाद में आप जानते हैं दिस वुड बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। देयर इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन दैट द स्टूडेंट्स लाइक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस, द प्रोसेस इन एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल? डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेल प्लेट फॉर्मेशन? What is the role of Golgi apparatus in the formation of cell plate? And what is the role of the spindle, the microtubules, fragments of the spindle in the formation of the cell plate? And do you know what exactly is a cleavage furrow? What is a contraction or a constriction ring? So in animal cell, do you know that actin and myosin very importantly play a role in cytokinesis? So the fundamental differences between cytokinesis and in plant and animal cell: the formation of cleavage furrow, the role of actin and myosin, and the formation of a cell plate in plant cell. This is a very important question. I have already asked you about the evolution of mitosis from binary fission, then closed, and then open mitosis. What exactly is the difference between them? Do you know that amitosis is virtually an obsolete term now? And for which particular process can it still be used? Think of paramecium, think of two type of nuclei, and think of the term amitosis where it is still validly used. Otherwise it should be considered as an obsolete term. And now we know that at the end of the mitosis we will have two daughter cells which are not only genetically identical with each other but also genetically identical with the parental cell. So I hope this is absolutely clear. So this is the first part of the video where I have done about mitosis. So when I come back, I will do similar rapid fire questions for meiosis as well. Thank you so much. प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।